इंडिया वॉच और मैं हूं वाली आपके साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का। तो चलिए बढ़ते हैं बिजनेस खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अब तक देश भर में 70 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने 15 लाख नई नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए 2400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव जारी किए। सरकार की यह प्रमुख रोजगार बेस्ट इंसेंटिव योजना पिछले साल अगस्त से शुरू की गई थी। इसका मकसद पहली बार नौकरी ढूंढने वालों की मदद करना और अलग अलग सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना था। एक कार्यक्रम में मोदी ने 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद के लिए पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी। योजना की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए मोदी ने कहा कि अब तक लगभग 7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं और इतनी ही संख्या में पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 20 लाख युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में 6 महीने पूरे कर लिए हैं, जबकि लगभग 10 लाख लाभार्थियों को यह पड़ाव पूरा करने पर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिल भी चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश के संबंध में मजबूत कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों को राज्य का कुल निर्यात 5.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। आगरा में आयोजित ब्रिक्स मिम फोरम को संबोधित करते हुए यूपी के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि राज्य कई देशों को मशीनरी, कपड़े, चमड़ा, कालीन और कीमती पत्थर निर्यात कर रहा है। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार कुल निर्यात में से लगभग 3.938 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान ब्रिक्स सदस्य देशों को निर्यात किया गया, जबकि 1.429 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात सहयोगी देशों को किया गया। आगरा में 3 दिवसीय ब्रिक्स मिम्स फोरम में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ एमएसएमई अधिकारियों ने भी भाग लिया। चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर रोजगार, इनोवेशन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। राज्य में लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिवर्स का कर रही है और लगभग 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से स्थानीय प्रतिभा और पारंपरिक शिल्प को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अपने मॉनिटराइजेशन प्रोग्राम में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स के जरिए जुटाए गए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को शामिल करने का फैसला करने के बाद वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने हाईवे मॉनिटाइजेशन टारगेट को 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इस कदम से वित्त वर्ष 27 में हाईवे मॉनिटाइजेशन से होने वाली कमाई 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, जो मंत्रालय के मौजूदा 35,000 करोड़ रुपए के टारगेट से कहीं ज्यादा होगी और सरकार के नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 फ्रेमवर्क के साथ बेहतर ढंग से मेल खाएगी। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 में FY30 तक 5 साल की अवधि में कुल 16.72 लाख करोड़ रुपए की मॉनिटाइजेशन क्षमता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं की एसेट मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के तहत प्राइवेट सेक्टर का 5.8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शामिल है। इसमें बीओटी रूट के तहत हाईवे प्रोजेक्ट जैसे ग्रीनफील्ड एसेट्स का मॉनिटाइजेशन भी शामिल है। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का पहला फेज अगस्त 2021 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मकसद कम इस्तेमाल होने वाले ब्राउनफील्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देना था। कुछ हफ्ते पहले अमूल और मदर डेयरी के साथ देश की तमाम डेयरी दूध की कीमतों में इजाफा कर आम लोगों के बजट को हिलाने का काम किया गया था। आने वाले दिनों में एक फिर से दूध के दाम आम लोगों के बजट को हिला सकते हैं। डेयरी इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि मई में दूध की कीमतें पहले ही 2-3% बढ़ चुकी है। अगर अल नीनो और कम बारिश की वजह से चारे की कमी होती है और दूध का उत्पादन प्रभावित होता है तो जुलाई या अगस्त तक कीमतें और बढ़ सकती हैं। आमतौर पर कम बारिश होने पर किसान चारे और पानी की कमी के कारण मवेशियों की संख्या कम
कर देते हैं, जिससे दूध का उत्पादन घटता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। अमूल, मदर डेयरी और पराग मिल्क फूड जैसी बड़ी डेयरी कंपनियों ने मई में दूध की कीमतें 2-3% बढ़ाई थी। वहीं तमिलनाडु की आविन ने लू के असर के बीच सप्लाई कम कर दी थी। गोचीज और गोवर्धन ब्रांड की मालिक पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि दूध की कीमतें पहले ही लगभग 2-3% बढ़ चुकी है और अगर मुख्य दूध उत्पादक इलाकों में बारिश सामान्य उससे कम रहती है तो जुलाई तक 3-4% और बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को चारों का उत्पादन बढ़ाने की भी सलाह दी है। भले इंटरनेशनल मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कच्चे तेल की कीमतों में मामूली 1% से कम की बढ़ोतरी देखने को मिली हो, लेकिन एक हफ्ते में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 8% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जहां खाड़ी देशों का ब्रेंट क्रूड 1% से भी कम की गिरावट के साथ बंद होकर $80.57 प्रति बैरल पर है। वहीं अमेरिकी क्रूड के दाम में करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली और दाम $77.54 प्रति बैरल पर आ गया। वास्तव में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर व सहमति बनने की वजह से सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। साथ ही ईरान और यूएस के बीच डील भी एक बड़ा कारण है। आने वाले दिनों में दुनिया में खासकर मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहती है और ईरान का तेल मार्केट में आता है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आएगी? मई के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 से 8% का इजाफा किया गया था। एक समय था जब योग को केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में योग एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बढ़ते प्रभाव, फिटनेस के प्रति लोगों की जागरूकता और डिजिटल हेल्थ सेवाओं के विस्तार ने योग से जुड़े कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। भारत में कई कंपनियां योग और वेलनेस से जुड़े उत्पादों व सेवाओं के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है। पतंजलि आयुर्वेद ने योग को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में शुरू हुई कंपनी ने योग और आयुर्वेद को अपने बिजनेस मॉडल का आधार बनाया। योग शिविरों और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के जरिए कंपनी ने लाखों ग्राहकों तक पहुंच बनाई। आज पतंजलि खाद्य पदार्थों, आयुर्वेदिक दवाओं, व्यक्तिगत देखभाल और स्वास्थ्य उत्पादों के क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुकी है। योग से जुड़े विश्वास और ब्रांड वैल्यू ने कंपनी को एफएमसीजी सेक्टर में मजबूत पहचान दिलाई है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करने वाले लाखों के निवेशकों के साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस ना हो या तकनीकी कारणों से किस समय पर नहीं कट पाती। ऐसे मामलों में आमतौर पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई जुर्माना नहीं लगाती, केवल उस महीने का निवेश नहीं हो पाता और संबंधित फंड यूनिट्स की खरीद नहीं होती। एसआईपी की किस्त फेल होने से पहले से निवेश की गई राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके पास मौजूद यूनिट्स फंड बनी रहती है और बाजार के प्रदर्शन के अनुसार रिटर्न देती रहती है। यदि अगले महीने खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध है तो एसआईपी समान रूप से फिर से शुरू हो जाती है। हालांकि म्यूचुअल फंड हाउस आमतौर पर कोई पेनल्टी नहीं लगाते, लेकिन बैंक ईसीएस या एनएसीएच बाउंस होने पर शुल्क वसूल करता है। यह चार्ज बैंक के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए एसआईपी की तारीख से पहले खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी है। एक दो किस्तें छूट जाना बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लगातार कई किस्तें फेल होने पर एसआईपी निष्क्रिय हो सकती है। अधिकांश फंड हाउस 3 लगातार किस्तें फेल होने पर एसआईपी को रद्द या बंद कर सकते हैं। अगर आपकी आय एकमात्र स्रोत मकान या दुकान का किराया है तो ये मान लेना सही नहीं होगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में केवल किराए की आय होने पर भी आईटीआर भरना अनिवार्य हो सकता है। दरअसल आईटीआर दाखिल करने की जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कुल कर योग्य आय कितनी है, न कि आपकी आय के स्रोत कितने हैं। यदि आपकी कुल आय निर्धारित छूट सीमा से अधिक है या आपने कुछ विशेष उच्च मूल्य वाले वित्तीय लेन देन किए तो आपको आईटीआर दाखिल करना होगा। रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति से मिलने वाला किराया हाउस प्रॉपर्टी से आय की श्रेणी में आता है। मकान मालिक को वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त या प्राप्त होने वाले किराए की जानकारी आईटीआर में देनी होती है। यदि आपकी आय केवल किराए से तब भी आपको आईटीआर दाखिल करना होगा। अगर आपकी कर योग्य आय कई
व्यवस्था में 3 लाख रुपए और पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए की मूल छूट सीमा से अधिक हो जाती है तो ये सीमा 60 वर्ष से कम उम्र के समान करदाताओं के लिए लागू है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 जून को समाप्त सप्ताह में 9.98 अरब डॉलर घटकर 671.62 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 71.1 करोड़ डॉलर घटकर 681.61 अरब डॉलर रहा। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 12 जून को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का प्रमुख हिस्सा विदेशी मुद्रा अस्थायी 84.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 544.29 अरब डॉलर हो गई। डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा स्थितियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है। इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 10.75 अरब डॉलर घटकर 103.82 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई ने बताया कि विशेष आहार अधिकार 6.6 करोड़ डॉलर घटकर 18.69 अरब डॉलर रह गया। समीक्षाधीन सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत के आरक्षित कोष की स्थिति 1.1 करोड़ डॉलर घटकर 4.81 अरब डॉलर रही। इससे पहले 5 जून को खत्म सप्ताह में 71.1 करोड़ डॉलर घटकर 681.61 अरब डॉलर पर आ गया था। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। इससे पहले वाले सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व 93.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 682.32 अरब डॉलर हो गया था। भारत में क्विक कॉमर्स बाजार से तेजी से बढ़ रहा है और ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट तथा जियो मार्ट जैसी कंपनियों के बीच ग्राहकों तो सबसे तेज डिलीवरी पहुंचाने की ओर लगी हुई है। लेकिन अमेजॉन की रणनीति बाकी खिलाड़ियों से थोड़ी अलग नजर आती है। कंपनी का फोकस सिर्फ तेज डिलीवरी पर नहीं बल्कि ऐसे ऑपरेशंस नेटवर्क के निर्माण पर है जो उसे देश का एवरीडे स्टोर यानी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पहली पसंद बना सके। अमेजॉन का मानना है कि भविष्य के ग्राहक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या बड़े शॉपिंग इवेंट्स के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के सामान जैसे फल, सब्जियां, दूध, किराना, बेबी केयर, पर्सनल केयर और घरेलू जरूरतों के उत्पादों के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर होंगे। यही वजह है कि अमेजॉन फ्रेश और अमेजॉन नाउ को कंपनी की रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान मिला। अमेजॉन के अनुसार उसके प्लेटफॉर्म पर आने वाले करीब आधे रोजमर्रा की जरूरतों वाली कैटेगरी से जुड़े। अमेजॉन का नेटवर्क ग्राहक के ऑर्डर देने के बाद नहीं बल्कि खेतों से शुरू होता है। कंपनी किसानों को पहले से मांग का अनुमान उपलब्ध कराती है ताकि वे उसी हिसाब से उत्पादन और कटाई की योजना बना सके। फसल तैयार होने के बाद उत्पाद कलेक्शन सेंटरों तक पहुंचते हैं। रिलायंस रिटेल की निदेशक ईर्षा अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि रोजमर्रा के सामान बेचने वाली इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अगले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आरपीआई के वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरसीपीएल भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एफएमसीजी मंच है जिसने 22,000 करोड़ रुपए का सकल राजस्व हासिल किया है और सालाना आधार पर दोगुनी वृद्धि दर्ज की है। ईशा अंबानी ने कहा, जो काम करने में हमारे प्रतिस्पर्धियों को दशक लग गए उससे हमने महज 4 साल में हासिल कर लिया। इसने हमें भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एफएमसीजी मंच में से एक और दुनिया में कहीं भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों में से एक बना दिया है। आरसीपीएल पेय पदार्थ, दैनिक आवश्यक वस्तुएं, पैकेज खाद्य पदार्थ तथा घरेलू एवं व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के क्षेत्र में एक व्यापक उपभोक्ता उत्पाद मंच विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में आरआरवीएल से अलग होने के बाद आरसीपीएल अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनी बन गई है। ईशा अंबानी ने बताया कि कंपनी के उत्पाद अब निर्यात और फ्रेंचाइजी बिक्री के माध्यम से 40 से अधिक देशों में उपलब्ध है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को जल्द ही भारतीय बैंकों में अपने डॉलर जमा पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलने का मौका मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महज 10 दिनों के भीतर दूसरा बड़ा कदम उठाते हुए बैंकों को एनआरआई जमा पर अधिक ब्याज दर देने की छूट दे दी है। पहले चरण में आरबीआई ने बैंकों को डॉलर और रुपए के विनिमय दर से जुड़े जोखिम से राहत दी थी। अब केंद्रीय बैंक ने जमा पर ब्याज दर की ऊपरी सीमा भी हटा दी है जिससे बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से अधिक ब्याज ऑफर कर सकेंगे। क्वांटम एएमसी की फिक्स्ड इनकम
फंड मैनेजर स्नेहा पांडे के अनुसार यह सिर्फ जमा दरों में छूट देने का फैसला नहीं है, बल्कि रुपए को मजबूती देने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की एक रणनीतिक पहल है। इससे भारतीय बैंक यानी एनआरआई निवेशकों से ज्यादा डॉलर जुटा सकेंगे। एफसीएनआर यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस बैंक खाते में एनआरआई अपनी विदेशी मुद्रा जमा कर सकते हैं। पहले से 3 से 4-5 साल जमा पर ब्याज दर एक तय सीमा से अधिक नहीं हो सकती थी। अब आरबीआई ने 17 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए इस सीमा को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि बैंक अब अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति के अनुसार अधिक ब्याज दर दे सकते हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।